स्वागत है हमारे चैनल लेफ्ट चैनल पे। आज हम लोग जो है पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। तो भारत में संविधान का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। ब्रिटिश शासन से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का आधुनिकीकरण किया गया, अंग्रेजों ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया था। तत्पश्चात जो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया, जिससे उनका विकास हो, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ति हो सके। तो इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार की से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप जो है ब्रिटिश शासन सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किए और इन्हीं से जो है भारतीय संविधान का आधार बना। तो भारतीय संविधान के गठन के बारे में देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में आई तो उसी के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो संविधान सभा का जो गठन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। और 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था। देखते हैं, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। सदस्यों की संख्या उस समय जो थी संविधान सभा के वो 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, देखिए 296, 389 में 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जा रही थी। 296 और 93। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये अनेक परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया, हरीशचंद्र मुखर्जी को, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। BN राव। तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार BN राव। महिला सदस्यों की हम बात करें तो उसमें संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। 13 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने के 2 दिन बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर को, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 1.5 महीने बाद इसे लगभग स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। अब देखते हैं कि जो वो है संविधान सभा के संबंध में जो प्रमुख समितियां बनी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, देख लेते हैं। तो प्रमुख समिति संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। प्रांत की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विभिन्न प्रांतों को जोड़ने का कार्य भी इन्होंने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के भी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और इसके बहुत से भागों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को जो लागू किया गया था उसमें जो है 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। तो पूछा गया प्रश्न कि प्रारंभ में कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे, तो 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में देखा जाए तो गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग, तो देखिए 395 थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और सब बढ़ के कितनी हो गई 395 से 465,
लगभग 70 अनुच्छेद बढ़ गए, 3 भाग बढ़ गए और 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। 9, 10, 11, 12। संविधान निर्माण में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। पूछा गया प्रश्न भी है। अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान लागू के 2 दिन। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ अपनाया गया, जिस दिन राष्ट्रपति बने। आगे हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। संविधान सभा जो हमारी संविधान है, इसके स्रोत क्या है, यानी कहाँ से संविधान में हमारे विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का राज था हमारे देश में। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का शासन जो प्रमुख रूप से ब्रिटेन से लिया गया है। ये पूछा जाता है कभी कभी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया और विधि का शासन भी। अमेरिका से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य महत्वपूर्ण है, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया और महाभियोग का सब लिया गया है अमेरिका से लिया गया। देखिए उपराष्ट्रपति का पद लिया गया यहाँ से अमेरिका से। कनाडा से देखिए क्या क्या लिया गया है। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। उपराष्ट्रपति अमेरिका से और कनाडा राज्यपाल कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है यहीं से कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। अगला है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, उनका चयन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। मूल कर्तव्य ने जैसा कि बताया ऊपर सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। दोनों में अंतर है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भागों को, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला भाग में जो कुल 22 भाग हैं, तो पहले भाग में संघ और उसके क्षेत्र हैं, जिसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं। 5 से 11 तक नागरिकता है भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक हैं, और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है 51 का, बाद में जोड़ा गया था। देखिए का खा इस तरह से करके कहीं कोई आते हैं, तो ये ज़्यादातर बाद में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य हो गए। भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित उपबंध है, 52 से 151 तक है, और राज्य से संबंधित जो उपबंध हैं वो भाग 6 में है, 152 से 237 तक। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं। देखिए अब भाग जो है 9 पंचायतें जो है 243 से 243 अड़ा तक है, जबकि भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं 243 से लेकर 243 या 6 तक है।
महत्वपूर्ण है वही दिखाया जाए। फिर भाग 9 ख में सहकारी समितियां बाद में जोड़ी गई। 243 ZH से 243 ZT तक है। संघ तथा राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, 245 से 263 तक। तो पूछा गया प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है और किस अनुच्छेद में। तो 245 से 263 तक है। निर्वाचन जो है भाग 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 तक है। भाग 17 में राजभाषा है जो 243 से 351 तक है, और आपात उपबंध भाग 18 में है तो 352 से 360 तक है। संविधान संशोधन भाग 20 में है जो 368 अनुच्छेद में है। संविधान की अनुसूचियाँ उनके विषय दिए गए 12 अनुसूचियाँ हैं, देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य क्षेत्र हैं, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का 6वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में सभी सूचियां हैं, सभी विषय शामिल हैं, जो संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय हैं, जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसमें यह भी दिया गया है कि जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ राज्य क्षेत्र में आती हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जबकि 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के संबंध में आधार पर अयोग्यता का वर्णन है, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायत जो बाद में जोड़े गए थे 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं। अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए ये सब दिए हुए थे, उनका क्रम पूछा गया था सबसे पहले, और क्रम से कौन कौन कैसे आते हैं सब। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये चीज़ें हैं दी गई। और यहाँ न्याय की बात होती है तो न्याय पूछा है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है प्रस्तावना में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। एक चीज़ में धार्मिक न्याय की बात आती है तो वो धार्मिक न्याय प्रस्तावना में नहीं वर्णित है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, 3 न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, समता किसमें दिया गया है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दूसरा 5 प्रकार की समता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, देखिए जिस दिन साइन हुआ था तो उस तारीख थी 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी, संवत 2006, विक्रम संवत था 2006, तो जो है 57 साल आगे, ठीक है, 57 BC का था विक्रम संवत को। एतद द्वारा इस संविधान को, यहाँ पे भी देखिए ये सब याद करने वाली चीज़ें, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कहते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों, अनुच्छेद जो 32 का संवैधानिक उपचार है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, उसे जो है संविधान की आत्मा अम्बेडकर जी ने कहा। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संशोधन भी कहा जाता है या मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान 1976 में हुआ था। देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या थे। अब हम देखते हैं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। पहला तो प्रस्तावना के बाद
भारत संघ और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो पहले भाग में जो भाग 1 है, ये देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का है, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया, दैट इज भारत, दो हैं, भारत का 2 नाम मिलता है, इंडिया और भारत मिलता है, तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इन्हीं के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर श्री रामुलु की जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है, श्री रामुलु। तो प्रथम राज्य जो बना था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को उसका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री उसका अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष जो है उस क्षेत्र में आने वाले राज्य क्रम से सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। फिर देखते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं और उस क्षेत्रीय परिषद में आने वाले राज्यों के बारे में देखते हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो देखते हैं पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य हैं। उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो यहाँ ऊपर से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये 7 राज्य इसमें हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी आते हैं। 1 2 3 4 और 5 राज्य इसमें हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, जिसमें 4 राज्य हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड 4 राज्य आते हैं इसमें। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है अगला, चौथा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है मुंबई है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली। देखिए दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है और इसका जो राजधानी है वो दीव है। तो इस तरह से 1 2 3 और 4। तो आगे देखते हैं मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 4 राज्य आते हैं। 4 राज्य। अब हम देखते हैं जो छूटे हुए राज्य, यानी पूर्व के हम देखेंगे 7 सिस्टर्स जो हैं, यानी 7 राज्य जो हैं वो छूटे हुए हैं। तो उसके लिए देखिए नोट यहाँ लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य में अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। तो क्या क्या है, कैसे इनकी समस्या कैसे हल किया है? तो इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, देखिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया था। यानी 1971 में पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, उसके आधार पर यहाँ से जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब हम देखते हैं भारत में नए राज्यों का गठन कब हुआ। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों का 1972 में हुआ था। 1975 में सिक्किम क्या हुआ था, 26वां राज्य बना था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1987 को हुआ और 1987 में ही गोवा का भी गठन हुआ था। 2000 में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना की गई थी और अंत में 2014 में तेलंगाना की स्थापना की थी। और उसके बाद फिर अब स्थापना हुई है लद्दाख की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य बने हैं। तो
तो यहाँ पे देखते हैं विशेष रूप से जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 370 था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 6 अगस्त 2019 को 6 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। दूसरा चीज देखते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जैसा कि हमने ऊपर बताया। ये कब प्रभावी हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। देखिए 6 अगस्त को 370 किया गया, खत्म किया गया, और 31 अक्टूबर को 2 राज्य बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, शेष जो है जम्मू कश्मीर में। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों, देखिए 26 जनवरी 20 में क्या किया गया? 2 राज्य जो मैंने बताया ऊपर, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया है। और इसकी राजधानी दमन, देखिए वहाँ दीव बताया था मैंने, उसकी राजधानी क्या? दमन, उसकी राजधानी बनाई गई है। यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे नागरिकता के बारे में। देखते हैं भाग 2 में नागरिकता से संबंधित हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक का इसमें वर्णन है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करती है, और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, स्रोत इसका है ब्रिटेन। मौलिक अधिकारों के बारे में देखते हैं, जो कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिनका विवरण देख लेते हैं किस प्रकार है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो 14 से 18। पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 तक का है। तो हम 14 से 18 देखेंगे, एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। तो विधि की समझ सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, समता का अधिकार प्राप्त है, और समान रूप से संरक्षण है, और किसी को कोई इस संरक्षण से कोई वंचित नहीं कर सकता। 15वां में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता है राज्य। 16वां में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी नौकरी के संबंध में अवसर की समानता। किसी पद पर सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। 7वां है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। इस प्रकार का कोई भी आचरण करता है तो विधि के अनुसार वो दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 18वां में उपाधियों का अंत किया गया था। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, यानी सेना में जो परमवीर चक्र, अशोक चक्र सब दिए जाते हैं उनको, और विद्या से संबंधित पद है सम्मान दिए जाते हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। यानी विदेश से कोई पुरस्कार आपको मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आप राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसको स्वीकार कर सकते हैं सम्मान। दूसरा जो भाग है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला समानता का अधिकार या समता का अधिकार, दूसरा अनुच्छेद 19 से 22 तक, पहला 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जो है 19वां है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, यानी इससे कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें बाद में कुछ जोड़े गए हैं। 19(1) का में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहीं से लिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पूछी जाती है तो यहाँ से लिया गया। अनुच्छेद 19(1) खा में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की, पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और तीसरा 19(1) गा में है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घा में है बिना बाधा के आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता आपको। अंगा में है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में निवास करने का या वहाँ पे बस जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई। 19(1) छा में दिया गया है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई छा में। अनुच्छेद 20 कहता है
अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंधों में संरक्षण दिया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई इसमें। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। आप कोई विधि बाद में लागू करके पूर्व से नहीं लागू कर सकते, यानी उस समय अगर कोई विधि है प्रचलन में तो उसके अनुसार अगर आप अतिक्रमण करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता है। तीसरी बात है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित, यानी मृत्युदंड वगैरह अगर दिया जाता है विधि द्वारा तो उसमें अनुच्छेद कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया था। तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए। भाई किसी व्यक्ति को अगर आपको पुलिस को गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे उसका कारण पूछ सकते हैं कि आप किन कारणों से हमको गिरफ्तार करने हैं। उसे 24 घंटे के अंदर, देखिए यहाँ पे 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय घटा दिया जाए उसमें से, तो जो निकटतम दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश किया जाना होगा। उसे अपनी विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श करने का, बचाव करने का अधिकार होगा। तो इसे भी स्वतंत्रता है, इसको जानना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है। अगला हम देखते हैं 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में देखते हैं, कभी बात पूछा गया है, 23 और 24 बहुत बात पूछे गए परीक्षाओं में। 23वां है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया, यानी मानव तस्करी वगैरह जो है उनका व्यापार करना, मानव को बेचना खरीदना, ये भी अपराध है, प्रतिबंधित है। और बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना, वो भी प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 में क्या है कि जो जोखिम भरे कार्य है, जैसे कारखाने हैं, कोयले की खदानें हैं, इन सब में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध है, इसमें कार्य नहीं कराया जा सकता जोखिम भरे कामों में। अगला 25 से 28 तक का जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, 25 से 28 तक का। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, अंतःकरण से आप धर्म के अबाध रूप से मानिए, आचरण करिए, प्रचार करिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता है, संविधान में प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की है। धार्मिक से संबंधित कोई आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनुच्छेद 26 स्वतंत्रता प्रदान करता है। 27वां है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है, यदि किसी विशिष्ट धर्म के जो अभिवृद्धि के लिए जो कोई कर लगाया जाता है तो उसके संदाय को स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे अल्पसंख्यक संस्थान है, इस तरह से संस्थान है तो उन्हें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान। अब 5वां देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। देखते हैं 29 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा इसमें है, 29 में नहीं है। 30वें में क्या है, उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया है। 32 देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा घोषित कहा था, आत्मा कहा संविधान की। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय, वो 5 तरह की रीट जारी करता है। अच्छा, इसी तरह के 5 रीट जारी करता है उच्च न्यायालय, वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्देश या आदेश जारी करता है। तो कौन कौन से हैं ये 5 रीट हैं? बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो एक एक करके हम उनका देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है पांचों। 32
देखिए 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है भारत या अपने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो उस समय अनुच्छेद 352 का पालन होता है। तब हमारे 20 और 21 को छोड़कर यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे 36 से 51 तक का जो हमारा है भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि न्यायालय में जाएं और कहें कि राज्य को इसको लागू करना चाहिए। अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो लोक कल्याणकारी कार्य होगा उसके लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा राज्य। 38 के तहत 39 का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगी। भाई जिसकी पहुंच नहीं है न्याय तक उसके लिए सरकार निःशुल्क विधिक व्यवस्था उसके लिए सरकार करेगी, कोर्ट करेगा उसके लिए व्यवस्था। ये 39 काम में वर्णित है। अनुच्छेद 40 के तहत है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 41 है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। भाई व्यक्ति को काम का अधिकार है, वो काम मांग सकता है सरकार से, शिक्षा मांग सकता है, लोक सहायता के अधिकार को मांग सकता है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। प्रसूति जो सहायता है यानी प्रसूति अवकाश इसी से लिया गया। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत जो है नरेगा के तहत जो धनराशि दी जाती है वो इसी से तहत लागू किया गया था। अनुच्छेद 43 के तहत मजदूरी 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना वर्णित है। 43 काम है। और देखते हैं 43 का बाद 44 में देखते हैं, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी केवल हमारे देश में गोवा में समान आचार संहिता लागू है, केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है, राज्य द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 45 में देखिए जो 6 से 14 साल के बच्चों का है वो 21 काम में है, जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 21 काम में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाद में जोड़ा गया था। जबकि अनुच्छेद 45 में पहले से ही कि 6 वर्ष से कम आयु यानी 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा को बंद किया जाएगा। यह जो है आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अनुच्छेद 45 के तहत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है कि जो SC हैं, SC, ST और दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग के शिक्षा के लिए उनके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। 46 में 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनके पोषाहार को भी वितरण किया जाता है आंगनबाड़ी द्वारा और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा जो स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है वो राज्य के कर्तव्यों पर है। 48 में देखते हैं कृषि एवं पशुपालन के संबंध में जो है उनके संगठन से संबंधित प्रावधान करता है अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण का संरक्षण करता है, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये सभी राज्य के कर्तव्य थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उनके लिए हम न्यायालय में उनको बाध्य नहीं कर सकते कि राज्य को करना चाहिए। अब देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य हमारा है। मौलिक कर्तव्य देखते हैं भाग 4 का में यानी मौलिक कर्तव्य बाद में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर स्वर्ण सिंह समिति के समिति के आधार पर 1976 में जोड़ा गया था। ये भाग 4 का में 51 का जोड़ा गया था।
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति, देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। ये कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है ये। अगले देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची के लिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या कर्तव्य है? देखिए, संविधान का पालन करे और उसके पहला का है जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी संविधान का आदर करें, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे चिन्ह हैं, उन सभी का पालन, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, संस्थाएं हैं राष्ट्रीय, उन सब का हमको आदर करना चाहिए। खा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना है, अपनी आत्मा में उसको समाहित करना है। गा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जैसे कि प्रस्तावना में हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। अगला घा है देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या कहता है वहाँ कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, रक्षा करें उनका संवर्धन करें, संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह हमारा कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उससे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है और हिंसा से दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति करें। उल्टा है, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के शिक्षा का, यानी आपका बालक हो या आप उसको पालन पोषण करते हो तो उसकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये कर्तव्य है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये शिक्षा का अधिकार। तो इस समय कुल 11 मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य कर्तव्य। देखिए, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देखिए, संघीय कार्यपालिका में किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं संघीय कार्यपालिका में। जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में वास्तविक शक्ति निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। 52 से 78 तक। देखिए, अब राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। पहले 52 से 78 देखा तो 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया है। तो जो महत्वपूर्ण है, 58 में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। 54 में देखिए, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। अब निर्वाचक मंडल में देखिए कौन होते हैं राष्ट्रपति के? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य,
संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यह 55वां अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। कैसा होता है निर्वाचन का आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। पदावधि कितनी होती है? देखिए अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो शपथ ग्रहण से 5 साल तक रहता है। किंतु देखिए कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अपने जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी अगला राष्ट्रपति कोई मन से चयन नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। अगला आगे देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित तीसरी चीज है कि वो अपने पद से हस्ताक्षर करके उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। शपथ के बाद जो है अनुच्छेद 60 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन जो होता है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61(1) में वर्णित है राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान, लेकिन उसको हटाने के लिए कब हटा सकते हैं? महाभियोग लगाने का कारण होना चाहिए संविधान का जब अतिक्रमण करे। जब ये राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति थे और लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति के दिए हैं, उनके कार्यकाल हैं, देख लेते हैं महत्वपूर्ण। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 से लेकर 62 तक थे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं और ये 1962 से 1967 तक रहते हैं। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते हैं 1967 से 1969 तक। फिर चौथे बीबी गिरी जो 69 से 74 तक, और फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति थे। 5वें राष्ट्रपति ये 1974 से 1977 तक, 3 साल, ये 2 साल, ये 3 साल और ये 12 साल। फिर नीलम संजीव रेड्डी देखिए पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 1977 से 1982 तक थे। फिर ज्ञानी जैल सिंह 7वें हुए 1982 से 1987 तक। इस समय 14वें राष्ट्रपति हमारे हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 17 से अब तक हैं, 22 तक हैं। 22 में चुनाव होगा राष्ट्रपति का। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। यह महत्वपूर्ण चीज़ें जो देख लेना कि बीबी गिरी के समय में जो 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी मैंने बताया निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं अभी तक। भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ, देख लेते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, उसके पास कई शक्तियाँ होती है। देखिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्ति बना। विधायी शक्ति में क्या कहता है? सत्र को बुलाना, सत्र अवसान करना और उसको भंग करना लोकसभा को, ये सभी अधिकार उसके। प्रत्येक नए चुनाव के बाद जो है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। कोई भी विधेयक अगर पारित करता है संसद तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अध्यादेश संसद के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन के पश्चात वो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। अगर अनुमोदन नहीं होता है तो 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा स्वतः। क्षमादान की शक्ति देखिए राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, दंड कम कर देना या दंड का परिहार व विराम, ये न्यायिक अधिकार उसको प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल किया जा सकता है। देखिए आपातकालीन शक्तियाँ कुछ है राष्ट्रपति के पास। 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। एक राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था।
राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। और वित्तीय आपात की घोषणा वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं किया गया एक भी बार। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किए गए थे वो भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी पहला भारत चीन युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1962-1971 और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। आपातकाल लागू किया था इंदिरा गांधी ने उस समय। परामर्श की शक्ति 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगले वीडियो में मित्रों उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।